अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम नाइट एडिशन में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। नाज़रीन, इलेक्शन कमीशन एक्ट 2017 के सेक्शन 204 के सब सेक्शन 3 के तहत किसी भी सियासी जमात को बिलवास्ता या बिलावास्ता हासिल होने वाले फंड्स जो किसी गैर मुल्की हुकूमत, मल्टीनेशनल या प्राइवेट कंपनी या किसी फ़र्द से हासिल किए गए हों, वो ममनुआ फ़ंड्स के ज़ुमरे में आते हैं। ताहम दोहरी शहरियत रखने वाले पाकिस्तानी या जिन अफराद को नादरा ने नायकॉब कार्ड जारी किए हों, इस पर इस कानून का इतलाक नहीं होगा। लिहाजा कोई भी सियासी जमात किसी गैर मुल्की कंपनी या गैर मुल्की शख्स से पार्टी फंड वसूल नहीं कर सकती। मगर बदकिस्मती ये है कि पाकिस्तान की 3 बड़ी सियासी जमातें, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, इस वक्त इलेक्शन कमीशन में इसी इल्ज़ाम के तहत केसेस का सामना कर रही हैं। इलेक्शन कमीशन ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ममनुआ फॉरेन फंडिंग केस का फैसला 8 साल के बाद महफूज तो कर लिया है, लेकिन जारी नहीं किया है। आज बरतानवी अखबार फाइनेंशियल टाइम्स ने अमेरिका के मशहूर बिजनेस ग्रुप अबराज के CEO आरिफ नकवी को लेकर एक स्टोरी शाया करके एक नया महाज खड़ा कर दिया है, जिसमें यह लिखा है कि बरतानिया में PTI के फंड्स इकट्ठा करने के लिए T20 मैचेस करवाए गए। यहां से इकट्ठी होने वाली रकम अबराज ग्रुप के मालिक आरिफ नकवी ने PTI के बैंक अकाउंट्स में मुंतकिल की। रिपोर्ट में बताया गया कि आरिफ नकवी ने केमन आइलैंड में शामिल कंपनी वोटन क्रिकेट लिमिटेड को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बैंकिंग के लिए इस्तेमाल किया। वोटन क्रिकेट क्लब के जरिए ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जो रकम है वो भेजी जाती थी। रिपोर्ट में यह भी दावा किया गया है कि 2012 से 2014 तक वोटन T20 के सदर आरिफ नकवी थे और इस दौरान वोटन पैलेस पर खेले जाने वाले मैचेस के लिए मेहमानों को फलाही मकासद के लिए 2 से 2,500 पाउंड के दरमियान अदायगी के लिए कहा गया था और ये रकम PTI के अकाउंट्स में जमा कराई गई थी। सिर्फ यही नहीं बल्कि मुत्तहदा अरब अमारात के वजीर शेख नहान, जो कि अबू धाबी के शाही खानदान के फर्द हैं, उन्होंने 20 लाख पाउंड्स दिए थे, जबकि कुल मिलाकर $13 लाख वोटर क्रिकेट के अकाउंट से PTI के अकाउंट्स में मुंतकिल किए गए। अब फाइनेंशियल टाइम की इस रिपोर्ट को लेकर PTI की ममनुआ फॉरेन फंडिंग का जो मामला है ये और ज़्यादा गंभीर हो गया है, जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा फ़ारूक हबीब ये कहते हैं कि आरिफ नकवी की तरफ से आने वाले पैसे सब डिक्लेयर है और अगर फॉरेन फंडिंग केस का फैसला करना है तो फिर सारी सियासी जमातों का थर्ड पार्टी के जरिए ऑडिट करवाया जाए। क्या कहा फ़ारूक हबीब साहब ने, ज़रा देखिए। आरिफ नकवी जो है वो एक ओवरसीज पाकिस्तानी है, जिस तरह बाकी पाकिस्तानी है। वो पैसा जो वोल्टन क्रिकेट क्लब से आया है वो तो PTI के UPL के बैंक अकाउंट में आया है, वो डिक्लेयर्ड है। ये जरा जुर्रत करे ये नलाइके आजम शहबाज शरीफ, ये जुर्रत करे आसिफ अली जरदारी, मिस्टर 10% और ये पर्ची चेयरमैन बिलावल और ये मरियम जो ट्वीट्स बड़ी करती हैं, बयानात बड़े देते हैं, आए ऐसा करें कि आप अपनी मर्जी के 3 फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स ले आए और 3 फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स ऑडिटर्स हम ले आते हैं। आपके PTI के अकाउंट्स की जांच पड़ताल कर लें और हमारे आपके कर लेते हैं, या आप कोई भी इंडिपेंडेंट किसी थर्ड पार्टी को ले आए सामने। नाज़रीन, PTI का ममनुआ फॉरेन फंडिंग केस ये तकरीबन 8 साल पुराना है। PTI के साबिक रुकन अकबर एस बाबर, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में मुख्तलिफ ओहदों पर फाइज रहे हैं, उन्होंने अपनी जमात में ममनुआ फंडिंग का इशू उठाया और पार्टी चेयरमैन से तहकीकात कराने का मुतालबा किया, लेकिन इमरान खान खामोश रहे। फिर अकबर एस बाबर ने मुख्तलिफ जगहों से आने वाली फंडिंग और इसके इस्तेमाल के हवाले से वाज़े सबूत ना होने का इशू उठाया और इमरान खान से मुतालबा किया कि जस्टिस वजीउद्दीन की ज़ेर निगरानी एक कमेटी या कमीशन बना दिया जाए जो ममनुआ फंडिंग और फंड्स के इस्तेमाल के हवाले से सारे मामले को इन्वेस्टिगेट करे। मगर ममनुआ फंडिंग की तहकीकात कराने की बजाय चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान ने अकबर एस बाबर को ही पार्टी से निकाल दिया, जिसके बाद नवंबर 2014 में उन्होंने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में PTI की ममनुआ फंडिंग का केस दायर किया। ममनुआ फंडिंग को लेकर मुल्की सियासी सूरत हाल अब कशीदा होने लगी है। एक तरफ चेयरमैन तहरीक इंसाफ चीफ इलेक्शन कमिश्नर से मुस्ताफी होने का मुतालबा कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ PDM ने इलेक्शन कमीशन से PTI के फॉरेन फंडिंग केस का फैसला जो इलेक्शन कमीशन महफूज कर चुका है उसको प्रेशराइज करें कि इस फैसले को जारी किया जाए। गुज़श्ता रात PDM की क़यादत ने एक मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में इलेक्शन कमीशन को PTI के फॉरेन फंडिंग का फैसला जो महफूज फैसला है ये जल्द अज जल्द सुनाने की अपील की है, वरना इलेक्शन कमीशन से के बाहर धरना देने का ऐलान किया गया है। क्या कह रही है PDM, जरा देखिए।
मैं फॉरेन फंडिंग केस का फैसला कौम के सामने जल्द अज जल्द लाने का मुतालबा करती हूँ। मैं इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से ये मुतालबा करती हूँ कि जो खुफिया अकाउंट्स इसने आज तक खुफिया रखे हुए वो कौम के सामने लाए जाएं। अगर फॉरेन फंडिंग केस का फैसला नहीं आता तो फिर तमाम जमातों की मशावरत के साथ हम ECB के सामने धरना देंगे। अगर नाज़रीन, गुज़श्ता महीने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने इस केस का फ़ैसला महफूज किया, मगर फ़ैसला सुनाया नहीं गया। जबकि 8 साल तक चलने वाले इस केस में PTI ने 30 मरतबा इल्तवा मांगा। 6 मरतबा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इस केस के नाकाबिल समाअत होने और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के दायरा इख्तियार से बाहर होने की दरख्वास्तें दायर की गई। स्क्रूटनी कमेटी पर क्वेश्चन उठाए गए। इलेक्शन कमीशन ने 21 बार PTI को दस्तावेजात और माली रिकॉर्ड फराहम करने की हिदायत की, मगर PTI ने अपने अकाउंट्स तक इलेक्शन कमीशन को रसाई फराहम नहीं की, जिसके बाद इलेक्शन कमीशन ने स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान से बराह रास्त इन अकाउंट्स तक रसाई मांगी और फिर एक रिपोर्ट तैयार की। PTI ने फॉरेन फंडिंग केस में डीलिंग टैक्टिस यूज़ करते हुए 9 मरतबा अपने वकला की टीमों को भी बदला, जबकि तमाम तर हीले बहानों का मुकाबला करते हुए इलेक्शन कमीशन ने 2018 में स्क्रूटनी कमेटी कायम की। स्क्रूटनी कमेटी ने 95 इजलास किए, जिनमें 24 बार PTI ने इल्तवा मांगा। स्क्रूटनी कमेटी ने 20 बार ऑर्डर जारी किया कि PTI केस से मुतालिक दस्तावेजात और सबूत फराहम करे, मगर PTI ने आए बाएं शाएं से काम लिया। स्क्रूटनी कमेटी ने फिर हतमी रिपोर्ट 4 सालों के बाद जनवरी 2022 में इलेक्शन कमीशन को जमा कराई, जिसके मुताबिक PTI ने 31 करोड़ रुपए से ज़ायद की रकम अपने असासों में इलेक्शन कमीशन को जाहिर नहीं की थी। तहरीक इंसाफ को यूरोपीय ममालिक और मशरिक वस्ता के ममालिक के अलावा अमरीका, कनाडा, बरतानिया, जापान, सिंगापुर, हांगकॉन्ग, स्विट्ज़रलैंड, नीदरलैंड और फिनलैंड के अलावा दीगर ममालिक से फ़ंड्स मौसूल हुए, जबकि PTI ने 14 बैंक अकाउंट्स भी छुपाए और 11 बैंक अकाउंट से लाताल्लुकी का इजहार किया। ये रिपोर्ट इलेक्शन कमीशन को मौसूल होने के बाद इलेक्शन कमीशन ने हतमी फैसला गुज़श्ता महीने महफूज कर लिया, जिसे पब्लिक करने के लिए PDM की जो जमातें हैं ये इलेक्शन कमीशन को फोर्स कर रही हैं, धमकी लगा रही हैं कि अगर नहीं किया तो हम आपके दफ्तर के बाहर धरना देंगे। जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये मुतालिबा कर रही है कि PTI के साथ नून लीग और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के फॉरेन फंडिंग जो केसेस चल रहे हैं इसको भी सुना जाए, इसका फैसला भी सुनाया जाए। अब एक तरफ फॉरेन फंडिंग केस का मामला जोर पकड़ गया है, तो दूसरी तरफ स्पीकर कौमी असम्बली ने PTI के 11 मेंबरान असम्बली के इस्तीफे कबूल करते हुए मुल्क की सियासत में एक नया महाज खोल दिया है। सियासी जमातों के दरमियान बढ़ती हुई चपकलिश, मुल्क में मुआशी बहरान, इसके साथ साथ बहुत से मसाइल जो है ना वो बढ़ना शुरू हो गए हैं। सियासी अदम इस्तेहकाम को ख़त्म करने के लिए सियासी जमातों को करना क्या होगा? खासकर ये जो बरतानवी अखबार फाइनेंशियल टाइम्स की रिपोर्ट में जिन चीज़ों का जिक्र हुआ है, इससे कितना नुकसान होगा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जमात को। इसी पर बात करने के लिए मुझे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा हैं सेनेटर शिबली फराज साहब, वो मुझे ज्वाइन कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया शिबली फराज साहब आपका। बड़ा शोर मचाया हुआ है शिबली साहब, PDM की जमातों ने इलेक्शन कमीशन को बड़ा प्रेशराइज कर रही हैं ये जमातें कि फ़ैसला आपने महफूज तो कर लिया है, पिछले महीने का महफूज कर लिया है, आखिर क्या वजह है कि इस राज को खोला नहीं जा रहा? क्या इलेक्शन कमीशन को कोई प्रेशराइज कर रहा है? इलेक्शन कमीशन की को किसी की तरफ से दबाव का सामना है कि आपने ये जो है फ़ैसला सामने नहीं लेकर आना है? फिर आज जो बरतानवी अखबार फाइनेंशियल टाइम्स की रिपोर्ट में जिन चीज़ों का जिक्र किया गया है, क्या खदशात बढ़ नहीं गए हैं इस केस को लेकर आपके हवाले से, पार्टी के हवाले से? शुक्रिया शाजिया। देखें, बात यह है कि जहाँ तक PDM का ताल्लुक है, पिछले 2 साल से जिस तरह उनकी एक लीडर कहती हैं कि ये रोएं पिटें जो भी करें, इन्होंने अभी तक कोई एक ऐसा न बयानिया क्रिएट किया है जिससे कि ये जाहिर हो कि ये मुल्क में एक संजीदा किस्म की सियासत लाना चाहते हैं। इन्होंने सारे हरबे इस्तेमाल कर लिए हैं। इलेक्शन ये हार गए, इनके सारे जलूस जलसे सारे नाकाम हुए, अवाम में पजीराई नहीं मिली, इलेक्शन ये लोग हार गए। तो अब इनके हाथ में एक ऐसी चीज़ का ये रोल पीट रहे हैं जिसकी कोई बुनियाद ही नहीं है। पहली बात तो ये है कि ये ममनुआ फंडिंग है, ये फॉरेन फंडिंग का केस नहीं है। दूसरी बात ये है कि हमारा जो बुनियादी मुतालबा है जो कि इक्विटी पे बेस करता है, वो ये है कि आपको किसी एक पार्टी को, चाहे वो कोई भी हो, उसको हदफ नहीं बनाना चाहिए।
और आपको जो पीपल्स पार्टी और पीएमएल खास तौर पे जो पुरानी पार्टियां हैं जो कि इतने अरसे से फंडिंग लेती रही हैं, अब उनके अकाउंट्स इस्तेमाल होते रहे हैं, शहबाज शरीफ के अकाउंट में, यहाँ से पार्टी के फंड में जो माफियाज हैं वो डिपॉजिट करते रहे, प्रॉपर्टी डीलर्स डिपॉजिट करते रहे, और उसका जो है तो कोई हिसाब नहीं है। अब देखें, अब इनको जो बुनियादी एक मखमसा है वो ये है कि ये किसी भी तरीके से पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ या इमरान खान को सियासत के मंजरनामे से हटाना चाहते हैं। इनका एक ही मकसद है, और कोई जमहूरी तौर पे तो ये कर नहीं सके हैं, अवाम के दिलों में ये जगह नहीं बना सके। वो चीज अपनी जगह है, वो उनकी सियासत अपनी जगह है, लेकिन फैसला तो इलेक्शन कमीशन ने सबूतों की बुनियाद पर, आप लोगों को सुनकर, दूसरी जमातों को सुनकर, फिर रिपोर्ट्स जो सामने आई उनको सुनकर, फैसला तो इलेक्शन कमीशन ने किया है। फैसला इलेक्शन कमीशन ने को पीडीएम की जमातों को सुनकर या उनके प्रेशर में आके तो फैसला नहीं किया ना। फैसला तो इलेक्शन कमीशन ने चीजों को देख कर किया है। नहीं, देखिए, मैं तो ये कह रहा हूँ ना कि इनको अब यही एक चीज रह गई है जो कि कहते हैं, ये समझते हैं कि इससे शायद पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को या इमरान खान को कोई नुकसान पहुंचा सकें। हमने पूरे कोऑपरेट किया है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के साथ। हमने पहली पार्टी हैं जिसने के एक बजाय इसके के एक इंटरेस्ट ग्रुप से पैसे लेने के, हमने पूरे इंटरनेशनल लेवल पे जिधर जिधर पाकिस्तानीज हैं, जिन ममालिक का नाम आपने लिया, उनके जरिए हमने फंड रेजिंग की है, जो कि बिल्कुल कानून और आइन के, जो भी मुल्क था उसके कानून और आइन के मुताबिक किया, और हमें कोई उस पर कोई वो नहीं है, कोई ऐसी चीज नहीं है जो कि हमने। लेकिन बरतानवी अखबार ये भी कहता है कि इमरान खान ने कहा कि ये तारिक शफी को जवाब देना है कि उसने ये रकम कहाँ से हासिल की। अबराज की जानिब से वोटन क्रिकेट के जरिए जो $13 लाख दिए गए, इमरान खान कहते हैं उसका उनको इल्म नहीं है। फिर वो ये भी कहते हैं कि पीटीआई को शेख नहान से मिलने वाले जो फंड्स हैं उसका भी इल्म नहीं है। मतलब कि कुछ ऐसे फंड्स हैं जो मिले जिसका पार्टी को इल्म ही नहीं है, पार्टी चेयरमैन को इल्म नहीं है, जिसकी वजह से शकूक व शुबात बढ़ जाते हैं। देखें, ये तो हमारा इंटरनल मसला है कि हम अपना इंटरनल ऑडिट भी कराते हैं और हम अपनी स्टेटमेंट्स भी हर साल इलेक्शन कमीशन को और बाकी जो सिक्योरिटीज एक्सचेंज कमीशन वो जमा कराते हैं। लेकिन आपको भी मालूम है और हम सब मालूम है कि इस वक्त जो है तो जो मुल्क की सियासी सूरत हाल है उसके तनाजुर में जो क्रिएट किया जा रहा है, ये वाहिद हुकूमत है कि जिसके हाथ में हुकूमत भी है लेकिन वो कुछ कर नहीं पा रहे। अभी आप देखें कि अभी सत्तान खान का इलेक्शन हुआ है, अल्लाह ताला ने कामयाबी हमें दी है। पंजाब ये अपने जो इनका मेन ग्राउंड था वो ये खो बैठे हैं। अब इनके पास कुछ ना कुछ तो इन्होंने कहना है ना, कुछ ना कुछ तो ये इन्होंने कहीं पे प्रेशर तो डालना है, लेकिन इनकी सारी तदाबीर जो है फेल हो जाएंगी। लेकिन इलेक्शन कमीशन ने भी तो फैसला सुनाना है ना शिबली साहब। देखें, ये हम कौन होते हैं जो कि हम रोकें? हम तो हमें तो कोई इतराज नहीं है, वो करें, लेकिन ये है कि ये चीज जो है हमारा पॉइंट वहीं पे रहता है कि ये सिर्फ पीटीआई के को ब्लैकमेल करने के लिए या पीटीआई की ही वो करने इन्वेस्टिगेशन करना, बाकियों के भी करते हैं और सारों के मिलके अनाउंस करें। हमारा ये मुतालबा है। बरतानवी अखबार भी पीटीआई को ब्लैकमेल कर रहा है। बरतानवी अखबार को छोड़ें आप, देखिए बरतानवी अखबार ने तो नवाज शरीफ के बारे में फिल्में बनाई हैं, किताबें लिखी हैं रोज के जी, उनकी कितनी प्रॉपर्टीज वहां पे हैं, उस पे तो कोई नहीं होता। अगर बरतानी अखबार में आजकल तो ये तो खबरें छपवा भी सकते हैं, मैं छपवा सकता हूँ लंदन की किसी अखबार में। आपको तो सू कर देना चाहिए, केस कर देना चाहिए कि भाई आपने हमारी पार्टी की सियासी साख को नुकसान में बदनाम करने की कोशिश की है। नहीं, हमारी सियासी साख जो है ना वो पाकिस्तान में है और पाकिस्तान के अवाम है। सर बड़ा फर्क पड़ता है, ये बात ना करें सर। एक इंटरनेशनल अखबार में अगर खबर छपती है पीटीआई के हवाले से और आप कहते हैं कि एक साजिश है, प्रोपेगेंडा किसी ने लगवाई है, झूठी खबर, आप लोगों को तो सू कर देना चाहिए, ऐसी की तैसी कर देनी चाहिए उस अखबार की। बिल्कुल करेंगे, ऐसी की तैसी करेंगे। पहले हम ऐसी की तैसी जो कि इसके मुहर्रिक हैं, जो कि इनके देखे ना, साजिश भी तो जो हुई है वो बाहर की से होके इधर आई है। तो इधर जो भी कर रहे हैं, उधर वो जो बैठे हुए हैं ना नवाज शरीफ और उनके जो कोहार्ट्स बैठे हुए हैं, और जितने भी यहाँ से मुल्क को पैसे लूट के वहां पे गए हैं, तो ये इन्हीं चीजों में पैसे लगाएंगे। कोई बड़ा इशू नहीं है कि आर्टिकल आपके बारे में हम कल लिख देंगे कि शाजिया इज द बेस्ट एंकर व्हिच आई थिंक शी इज इन द वर्ल्ड। तो ये कोई बात नहीं है। फिर मैं सू नहीं करूंगी। लेकिन ये है कि देखिए जी, इस वक्त मुल्क को जो संजीदा मसाइल है ना, ये लोगों को उलझाना चाहते हैं। प्लीज इस वक्त जो है ना, जो इकोनॉमिक मेल्टडाउन हुआ है, जो लैक ऑफ गवर्नेंस है, जो कि लैक ऑफ
एक क्रेडिबिलिटी, लेजिटिमेसी है मुल्क में गवर्नमेंट की, उसमें ये देखें डॉलर किधर पहुंच गया है, प्राइसेस किधर जा रही हैं, लगता है कोई वो शुतर बेमुहार है जिसमें कि मुल्क तबाह हो रहा है, मुल्क की इकोनॉमी तबाह घंटे की ऑन आर्ली बेसिस, दिन पे भी नहीं, आर्ली बेसिस। अब ये नए शोशे छोड़ते हैं डाइवर्ट करने के लिए अटेंशन लोगों की तवज्जो इस तरफ हो, ये हो रहा है वो हो रहा है। देखिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या इमरान खान, कोई किसी को तो पसंद आप हो नहीं या समझते कि इलेक्शन कमीशन का जो फैसला आएगा, जिस तरह की एक हवा बना दी गई है कि ये पीटीआई के खिलाफ फैसला आ सकता है, आप भले इसको समझ लें कि चीज़ों को प्रोपेगेट किया जा रहा है, नेगेटिवली इस चीज़ों को प्रोपेगेट किया जा रहा है, तो एक खौफ है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इस केस के फैसले के हवाले से? कोई खौफ नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह। हम अपनी वही जो कि हम कर रहे थे हम वो कर रहे हैं। हम मुल्क में जल्दी इलेक्शन के इनेकाद चाहते हैं ताकि इस मुल्क में सियासी इस्तेहकाम आए और ये जो सारी फजूलियात हैं जिसमें कि डिस्ट्रैक्ट किया जाता है, जो मेन कोर इशू है जिसमें कि हुकूमत तवज्जो को हटाने के लिए कोई ना कोई एक शोशा छोड़ देती है, क्योंकि और तो इनसे कुछ होता नहीं है। इलेक्शन ये नहीं जीत सकते। आज देख ले पंजाब में भी इंशाल्लाह अब स्पीकर भी आ गया, उधर एक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी तो आ गई है ना। इसी तरह हम चाहते हैं कि इस मुल्क में भी इंतखाबात हो और इनसे हमारी जान। शेख रशीद साहब जो कह रहे हैं कि नए इलेक्शंस पर सारे मामला तय पा गए हैं, अक्टूबर में इलेक्शन की तारीख, नए इलेक्शन कमीशन और निगरान हुकूमत का फैसला, सब कुछ तय हो चुका है, अब ये कौम सुन लेगी, जल्दी सुन लेगी। क्या वाकई मामला तय हो गए हैं? अगर हो गए हैं तो किसके साथ ये सारे मामला तय हो गए कि हुकूमत को इल्म ही नहीं है? वो कह रहे हैं हम तो डट गए हैं, हुक्मरान इत्तेहाद ने फैसला किया है कि हम तो अपनी मुद्दत को, अपना जो टर्म है, पूरा टाइम है, इसको हम पूरा करेंगे। हाँ, उसकी देखें, पहली बात तो ये कि सवाल का जवाब आप शेख रशीद साहब से पूछें, उनके पास बाद औक़ात मालूमात होती हैं, जनरल मालूमात होती हैं। और रहा जो है इस हुकूमत का कि ये टाइम पूरी मतलब कि पार्टी से बाला कुछ चीजें तय होती हैं जिसका इल्म नहीं होता, आप जैसे सीनियर लोगों को भी। सर देखें, मैंने तो कभी नहीं कहा कि आई एम अ वेरी वेल इन्फॉर्म्ड और वेल कनेक्टेड पर्सन, मैं तो एक आम सा वर्कर हूँ। बात ये है कि जो हुकूमत कह रही है उनका ये इस ख्वाब इसमें रह रहे हैं, वो एक उनको कोई परवाह नहीं है कि हुकूमत में जो बदइंतज़ामी है, जो मुआशी मेल्टडाउन हो रहा है, बजाय इसके कि वो उस पर तवज्जो दें, लेकिन नहीं, ये अहल ही नहीं है, ये इसके लिए तैयार ही नहीं है। हमने देखे 2 साल कोविड के सख्त तरीन दुनिया में पूरे मुआशी बहरान था, हमने अल्हम्दुलिल्लाह अपनी 6% ग्रोथ भी की, हर चीज ठीक जा रही थी, और इन्होंने आके 3 महीने में उसका बेड़ा गर्क कर दिया। तो हमने इनसे जल्दी जान छुड़ानी है और इलेक्शन के जरिए। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान तहसाफ के सीनियर रहनुमा सेनेटर शिबली फराज साहब मेरे साथ थे, बहुत शुक्रिया आपका। मुझे ब्रेक लेनी है नाज़रीन, वापस आते हैं एक छोटे से वक्फे के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा माहिर कानून सरदार लतीफ़ खोसा साहब मुझे ज्वाइन करें। अस्सलाम वालेकुम खोसा साहब, बहुत शुक्रिया आपका। खोसा साहब, आप इलेक्शन कमीशन पर तो ये प्रेशर डाल रहे हैं, धरने की बातें कर रहे हैं कि आप भाई पीटीआई का फॉरेन फंडिंग केस, उसका फैसला सुनाएं, लेकिन आप लोगों के केसेस भी तो चल रहे हैं, फॉरेन फंडिंग के, नून लीग का चल रहा है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का चल रहा है, तो क्या ये पीटीआई का मुतालबा ये जायज़ नहीं है कि आप लोगों का जो केस है इस पर इनके पीछे क्या ऐसा राज छुपा है जिससे पर्दा नहीं उठ रहा है? इसके बारे में चीजें सामने खुलकर क्यों नहीं आ रही हैं? इसको इलेक्शन कमीशन क्यों नहीं देख रहा है? देखें, बिल्कुल देख रहा है। मैं तो खुद उसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से वकील हूं, और 4 साल के बाद इन्होंने हमारे खिलाफ जो दायर, इनका तो 8 साल पुराना केस है ना, तो 4 साल के बाद इनको ख्याल आया कि अगर हमने इसको कंफ्यूजन में क्रिएट करना है तो पीपल्स पार्टी के खिलाफ भी हो जाए और PMLN के खिलाफ भी हो जाए। और आप यकीन करें कि जहाँ तक हमारा ताल्लुक है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का, PMLN तो अपना जवाब खुद देगी, लेकिन पीपल्स पार्टी के खिलाफ कोई फॉरेन फंडिंग का एक ढेलिया नहीं है। स्टेट बैंक ने भी इस बात को कंफर्म किया, हमने भी जो है वाज़े तौर पर अपने बयान हल्फी भी जमा करवाए हैं, हमने सारे अकाउंट्स दे दिए। हमारे लिए कर दें, इकट्ठे कर दें, हमें कोई एतराज़ नहीं है, हम बिल्कुल नहीं कह रहे। लेकिन देखिए, जो राइप है, जो तक ये 8 साल से क्यों भाग रहे हैं? ये 55 दफा गए हैं हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में स्टे लेने के लिए, इसको रुकवाने के लिए, इसको मौखर करने के लिए। इन्होंने हर हरबा दुनिया का इस्तेमाल किया है।
कि इसका कुछ तो है सीगा या राज में रखने वाली बात, कुछ तो पर्दादारी है कि ये नहीं चाहते कि उसको जो है सामने आए फैसला। करने दें, अब तो रिजर्व हुआ है, कोई एक चीज पाकिस्तान में महफूज नहीं है, सिर्फ ये फैसला महफूज है। अरे बाबा इसको भी पटारी खोल दो भाई, क्यों महफूज रखा हुआ तो है? अगर इलेक्शन कमीशन पर पीटीआई दबाव डाल रही है कि सबको इकट्ठा इन्वेस्टिगेट करें, इकट्ठा फैसला सुनाएं, सबकी सब चीजें बराबर में सामने लेके आए, तो इसमें क्या गलत चीज है? आप कह रहे हैं कि आप लोगों के खिलाफ ऐसी कोई चीज नहीं है फॉरेन फंडिंग केस में। क्या आप इलेक्शन कमीशन को इस बारे में मुतमईन कर चुके हैं कि अमरीकी शहरी मार्क सेगल जो कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए अमरीका में लॉबिंग भी करते हैं, इल्जाम यही है कि उनके जरिए ममनुआ फंडिंग हुई आप लोगों को, तो क्या इस चीज पर आप लोग इलेक्शन कमीशन को सेटिस्फाई कर चुके हैं? देखें, जिसकी बात आप कर रहे हैं उसमें भी मैं वकील हूं। मार्क सेगल का बयान हमने वीडियो लिंक पर करवाया है। मार्क सेगल लॉबियस्ट था और सारी पॉलिटिकल पार्टीज ने अपने अपने लॉबियस्ट रखे हुए हैं। लॉबियस्ट जो है वो फॉरेन फंडिंग के जुमरे में नहीं आता, वो आपकी एक पब्लिसिटी या आपके लिए राह हमवार करने, या आप जाएं तो वहां मीटिंग्स की जो है फैसिलिटेट करने के लिए, वो आपके इमेज को जो है बढ़ाने के लिए वो हर पार्टी एंगेज करती है लॉबियस्ट में, और एक फंड देने वाले में जमीन आसमान का फर्क है। हम उसे देते रहे हैं तनख्वाह के तौर पर या मुआवजे के तौर पर, या वो लेते नहीं रहे, ये तो लेते रहे हैं। इलेक्शन कमीशन सेटिस्फाइड हुआ मार्क सेगल के बयान से या आप लोगों की जस्टिफाई करने से? 100% सेटिस्फाइड है। हम तो कहते हैं कर दें बाबा, हमने तो कभी नहीं रुकावट की। हमने एक दरख्वास्त आज तक हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट या इलेक्शन कमीशन में नहीं दी कि हमारा मौखर करें या फैसला ना सुनाएं। देखें, ये अब सुप्रीम कोर्ट में हमने जब कोशिश की कि पहले आप अपील सुन लें, उनकी नहीं सुनी, ठीक है। फिर हमने कहा कि जब उनकी रिव्यू पेंडिंग है और 2/3 स्प्लिट मेजॉरिटी के साथ, तो उनका तो बहुत गहरा असर है, क्योंकि अगर उन 25 लोगों की अपीलें मंजूर हो जाती हैं तो ये सारा प्रोसेस जो है ये परवेज इलाही साहब के इलेक्शन का ये कलअदम हो जाएगा। और इसी तरह अगर वो रिव्यू एक्सेप्ट हो जाती है जिसमें उन्होंने कहा काउंट ना करें, वो 197 वोट वाला हार गया, तो देखिए वो भी 2 जजेस ने, फाजिल जजों ने सुप्रीम कोर्ट के कहा ये री राइटिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है। जब आइन में ये चीज लिखी नहीं हुई तो ये 3 जजेस ने कैसे किया? बाहर क्या, हमने उसको भी फैसले को तस्लीम किया। देखें, ये चीजें नहीं होती हैं, आप फोर्स नहीं कर सकते हो एक प्रिजाइडिंग ऑफिसर को, एक जज को, एक अदालत को कि नहीं जी इस तरह नहीं करें तो इस तरह से करें। आप अपनी मारूजात करते हैं, आपने अपना इस्तदलाल रख दिया, हमने भी रख दिया, लेकिन ऐसी अदालतें इस्लाहात करना चाहते हैं कि बेंच में कितने जजेस बैठने हैं किस केस में, ये फैसला आप लोगों के हाथ में होना चाहिए। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने किस खबर पर एक्शन लेना है, नहीं लेना है, सोमोटो लेना है, इसका फैसला भी अब पार्लियामेंट करना चाहती है, ये आप लोग करना चाहते हैं। क्या ये दुरुस्त है? इसको हमें अदालती इस्लाहात का नाम देना चाहिए? क्या ये अदालती इस्लाहात नहीं होनी चाहिए कि हर आम शख्स को इंसाफ सस्ता मिले, फौरी मिले? आज जरा आप मजाक देखें क्या बना हुआ है सुप्रीम कोर्ट के बारे में। क्या 2 फाजिल जज साहबान, जिसमें काजी फायज ईसा साहब और जस्टिस तारिक मसूद साहब सीनियर जजेस, उन्होंने अपने अपने नोट्स दिए कि 5-4 की निस्बत से चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के मुजव्वजा जो नाम थे सुप्रीम कोर्ट में उनकी तैनाती के बारे में, वो मुस्तरद कर दिए गए 5-4 की रेशो से। और दूसरी तरफ से एलामिया आ रहा है चीफ जस्टिस साहब की जानिब से कि नहीं जी वो मौखर कर दिया गया है, रिजेक्ट नहीं हुआ है। अब मुझे बताएं किसकी बात माने? अगर सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जज जिन्होंने अगला चीफ जस्टिस बनाना है और जो मौजूदा चीफ जस्टिस हैं वो अगर इख्तलाफ पब्लिकली कर रहे हैं तो मुझे बताएं कि क्या इसमें क्या हो रहा है। और फिर दूसरी बात देखें, आर्टिकल 191 में ये फर्ज है ये पार्लियामेंट का कि वो सुप्रीम कोर्ट की
फंक्शनिंग के लिए रूल्स बनाए। जब तक रूल नहीं बनते तब तक सुप्रीम कोर्ट जो है, ये हमारी सियासी उन्होंने पार्टियों को 1980 तभी का याद रूल क्यों बनाया। आता है आपको जब मुसीबत सर पर पड़ती है, जब फैसले खिलाफ आने लगते हैं, जब फैसले पसंद नहीं आते हैं। आप लोग भी 5 साल रूल कर चुके हैं, नून लीग भी कर चुकी है, पीटीआई भी कर चुकी है। सर ये तो बहुत पहले हो जाना चाहिए था। ये तो बिल्कुल वैसा ही काम है कि नैब के बारे में सोचते रहे और अब जब नैब ने जकड़ लिया तो उसके पर ही काट दिए। तो ये तो आप लोग वो काम करने जा रहे हैं ना जो बहुत पहले हो जाना चाहिए था। इस पे भी सुन लें, ये 1980 के रूल जो सुप्रीम कोर्ट में बने थे, जरा थोड़ा सा स्याक को सबाक देख लें। भुट्टो साहब को फांसी दी गई 1979 में। हाँ। 80 में ये रूल्स इसलिए बने कि उस वक्त वकला गले पड़ते थे जजेस के, क्योंकि ये आम जो है फहम बात थी कि ये ज़ियाउल हक और अदलिया ने मिल के फांसी दी है। मौलवी मुश्ताक और अनवारुल हक जो उस वक्त चीफ जस्टिस थे, उन्होंने ये रूल्स बनाए और वकीलों की गर्दन जो है ना यहां से पकड़ के उसको दबा दिया कि अगर वकील रिव्यू करेगा और वो गलत होगा रिव्यू तो उसका लाइसेंस मंसूख हो जाएगा। और चीफ जस्टिस को पावर दे दी कि वही बेंचेस फॉर्मुलेट करेगा। और फिर सुओ मोटो पावर दे दी गई और फिर जो है उसकी कोई अपील ना रखी गई। और फिर रिव्यू में ये रूल आया उसमें कि वही जज सुनेंगे, वही वकील होगा। अरे बाबा खुदा का खौफ करो यार। 1980 ज़ियाउल हक की बाक़ियात 80 के 79 के 79 के 1 महीना 2-4 महीने पहले फांसी देने के वो जो है रिएक्शन में ये रूल बना। और पार्लियामेंट अगर उसको स्ट्रक्चर करती है कि एक चीफ जस्टिस की बजाय 5 ऊपर वाले या 3 सीनियर जजेस वो तायन करें बेंचेस बनाना, नंबर 1। नंबर 2, सुओ मोटो ये कोई ये नहीं है जिसको मर्जी ले लें सुओ मोटो। सुओ मोटो के कोई पैरामीटर्स होने चाहिए, कोई स्ट्रक्चर्ड किस्म का उसका जो है लाया अमल होना चाहिए। मैं बात कर रही हूँ जब आप लोग हुकूमत में थे, नून लीग थी, तब इन इश्यूज को एड्रेस क्यों नहीं किया गया? मैंने किया था, मैंने बिल पेश किया था जब मैं 2003 से 2010 तक मैं पार्लियामेंट सेनेट का 2 दफा मेंबर रहा हूं। मैंने बिल पेश किया था उस वक्त वसीम सजाद साहब दूसरी यानी पीएमएल काफ के या जनरल परवेज मुशर्रफ की जानिब से वो थे और उस वक्त अनवर भिंडर साहब थे, एसएम जफर साहब थे, डॉक्टर खालिद रंजा साहब थे। मैंने खुद और फारूक नाइक हमने दिया था बिल कि ये जो है ये रूल्स को बनाया जाए, अपील का हक दिया जाए। सुओ मोटो जो है वो 5 जजेस उसको तायन करें, जजेस की बेंचेस को तायन करें, 3 या 5 जजेस सीनियर जो है, और उसकी राइट ऑफ अपील होना चाहिए। हमने ये सारी चीजें लिख कर दी। और सुमरो साहब जो उस वक्त चेयरमैन सेनेट थे, जानते हैं उन्होंने उस बिल का क्या किया? उन्होंने भेज दिया चीफ जस्टिस के पास, और इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी साहब चीफ जस्टिस थे, उन्होंने डंप करके मारा कि जी ये तो अदलिया के उसमें मुदाखलत के मुतरादिफ है। आज तक वो बिल उसने शक्ल नहीं देखी है कि वो इट हैज नॉट सीन द लाइट ऑफ द डे। इस तरह से होता है कि भला पार्लियामेंट। तो ये अब आप लोग फाइनली करने जा रहे हैं। हमने तो हाँ मैं खुद, और आर्टिकल 191 में ये फरीजा है पार्लियामेंट का, ये पार्लियामेंट की ऑब्लिगेशन है कि वो जो है कानून साजी के जरिए इन चीजों को तायन करे। और आसिफ सईद खोसा साहब ने जब उनका इफ्तिताही जब चीफ जस्टिस बने हैं तो जो उनकी इफ्तिताही कलमात थे उसमें भी सुन लें, उन्होंने भी इन चीजों का जो है तायन किया है, इनकी जो है तवज्जो मबजूल कराई है और कहा है कि हम पार्लियामेंट और सारे बैठकर मिलकर इन चीजों को हल करें। सो ये ऐसी बात नहीं है कि हमें आज ख्याल आ गया तो हम लेके आ रहे हैं। ये ठीक है कि इस वक्त स्याक व सबाक में शायद उसे, मगर एक बात बताएं मुझे कि क्या ये जो पिछले अप्रैल से हुआ है 3-4 महीने में, क्या ये जितनी जो है टर्मोइल है ये अदालती फैसलों के वजह से नहीं हो रहा? तो अदालती फैसलों की वजह से अगर ये मत भूलें, इस तरह से ये मत भूलें, और डॉलर 250 पे पहुंच गया, ये मत भूलें कि अदम एतमाद की तहरीक जब डिप्टी स्पीकर ने उसको कलअदम करार दे दिया था, उसको एक्सेप्ट नहीं किया था, तो अदालतें आप लोगों के लिए लगी थी रात को 12 बजे के बाद। आप लोगों के लिए अदालतें लगी थी और उन्हीं की रोशनी में सुप्रीम कोर्ट के फैसले की रोशनी में वोटिंग हुई तहरीक अदम एतमाद की। तो आज आप हुकूमत में तो ये ना करें कि फैसले आप लोगों के उस दिन रखा हुआ था वो सही था फैसला, और फैसला सुप्रीम कोर्ट ने सही किया। लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा मेरे साथ थे। मुझे ब्रेक लेनी, वापस आते हैं वक्फे के बाद।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। अकबर एस बाबर साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी रुकन, जो इस सारे मामले को इलेक्शन कमीशन लेकर गए थे, फॉरेन फंडिंग के मामले को और ममनुआ केस फंडिंग के हवाले से इन्होंने सारी चीज़ें इलेक्शन कमीशन को जो है वो फराहम की। बावजूद इसके कि तहरीक इंसाफ इसकी तरदीद भी करती रही, मुखालफत भी करती रही, लेकिन अकबर एस बाबर साहब इस सारे मामले को लेकर डटे रहे। मेरे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया अकबर एस बाबर साहब। अब जो पीटीएम है, हुक्मरान इत्तेहाद है, वो प्रेशर डाल रहे इलेक्शन कमीशन पर कि फैसला तो महफूज कर लिया है, फैसला आप सुना क्यों नहीं रहे हैं? आपको शुरू से लेकर 2014 से लेकर 2022 तक की स्क्रूटनी कमेटी की सारी रिपोर्ट्स, आप एक एक चीज़ से आपको जो है ना वो पता है, आप गुजरे हैं इस सारे प्रोसेस से। क्या वजह है कि इलेक्शन कमीशन फैसला तो कर चुका है, महफूज कर चुका है, लेकिन सुना नहीं रहा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वालेकुम अस्सलाम। देखिए, मैं समझता हूँ कि 8 साल की ताख़ीर ये एक पूरी दास्तान है, और ये मैं कई दफ़ा सुना चुका हूँ कि इसमें क्या क्या ताख़ीरी हरबे इस्तेमाल किए गए। ख़ासकर पीटीआई ने जो 9 रिट पटिशन्स की और हर लिहाज से एक स्क्रूटनी कमेटी पे एतराज़ किया, उसकी जो टीओआर्स थे उस पर एतराज़ किया, खुफिया रखने का कहा, इलेक्शन कमीशन के दायरे अख्तियार हर हरबा इस्तेमाल किया, और कुछ मेरी ज़ाती उस पर जो मुझ पर किए कोशिश के ये किसी तरह केस से पीछे हट जाए, तो उन्होंने हर हरबा इस्तेमाल किया। वो एक पूरी एक अलग दास्तान है। अब 21 जून को जब से ये केस महफूज हुआ है, तो मैं समझता हूँ कि ये केस की एक बड़ी लंबी तारीख है, और इसमें बहुत लंबी डॉक्यूमेंटेशन है और बड़ी बारीकियां हैं, एविडेंस है, उन्होंने डॉक्यूमेंट जमा कराए हैं, उसके अंदर से शिफ्ट करना है ट्रूथ को। हमने उनके सामने फैक्ट्स रखे हैं, और भी बहुत सारे फैक्ट्स हैं जो स्क्रूटनी कमेटी ने स्टेट बैंक के जरिए हासिल किए और अपनी रिपोर्ट में उसकी निशानदेही की। तो मैं यकीनन तवक्को कर रहा था कि कुछ हफ्ते तो लगेंगे कि एक तफसीली रिपोर्ट। देखिए, मेरे नज़दीक देर आए दुरुस्त आए। ज़्यादा अहम चीज़ ये है कि इलेक्शन कमीशन इस केस के तमाम बारीकी को बड़े तफसीली अंदाज में मुफस्सिल तरीके से उसको प्रेजेंट करे वर्डिक्ट में, और फिर उससे जो कंक्लूजन्स ड्रॉ करें उसको ज़ाहिर वो लॉ के ऊपर बेस करेंगे, और ज़ाहिर यही होगा। मैं जिन मामलात पे क्लियर हूँ वो ये कि हमने 8 सालों में ये साबित किया है, और स्क्रूटनी कमेटी की रिपोर्ट जो इनकी अपनी इलेक्शन कमीशन की स्क्रूटनी कमेटी रिपोर्ट थी, उसमें ये साबित हो चुका है कि गैर मुल्कियों ने फंडिंग की है, गैर मुल्की कंपनियों ने फंडिंग की है, बड़े पैमाने पे जो अकाउंट्स हैं उनको छुपाया गया है, और इमरान खान ने जो इलेक्शन कमीशन के सामने बरतानवी अखबार फाइनेंशियल टाइम्स की जो रिपोर्ट सामने आई है, जो चीजें खुलकर बयान की गई हैं इस रिपोर्ट में, क्या इलेक्शन कमीशन के पास ये भी सारी इंफॉर्मेशन मौजूद थी या है जिसकी बुनियाद पर फैसला किया गया है? देखिए, इलेक्शन कमीशन के पास क्योंकि जब स्क्रूटनी कमेटी ने अपनी रिपोर्ट बनाई तो उन्होंने लिख दिया कि हम सिर्फ और सिर्फ स्टेट बैंक से जो मवाद हासिल किया गया है हम अपनी रिपोर्ट को उस पर बेस करेंगे। तो ये जो तमाम गैर मुल्की कंपनियां बशमूल ब्रूटन, ब्रिस्टल, ट्रस्टी स्विट्जरलैंड की, और बहुत सारी फिनलैंड वगैरह में और जगहों पे जो बनाई थी, ये उस प्रोसेस के जरिए सामने आई हैं। ये पीटीआई ने जाहिर नहीं की थी, ये खुफिया रखे थे। पीटीआई के जब अकाउंट्स निकले कि भाई अकाउंट्स बहुत ज्यादा हैं और उन्होंने खुफिया रखे गए हैं जो उन्होंने अपनी ऑडिट रिपोर्ट्स में जाहिर नहीं किए, तो इन्होंने 15 मार्च को एक जो दस्तावेज जमा की उसमें 11 अपने अकाउंट से लाताल्लुकी कर दी कि इन अकाउंट से हमारा कोई ताल्लुक नहीं है, इसमें पैसा है, हमारा कोई ताल्लुक नहीं है, ये अकाउंट्स जो हैं ये गैर कानूनी तौर पे हमारी ही पार्टी की लीडरशिप में खोले। एक और चीज बताएं, जो वोटर क्रिकेट क्लब के जो मैचेस करवाए जाते थे, क्या इसमें ये कहा जाता था कि फलाही मकसद के लिए हम करवा रहे हैं और पैसे जो इकट्ठे होंगे हम फलाही मकसद के लिए इस्तेमाल करेंगे, जो फिर पैसा होता था वो यहाँ पर तहरीक इंसाफ के अकाउंट्स में आ जाता? तो ये झूठ बोला गया, इसका भी नुकसान होगा इन्हें? देखिए, ये जो फाइनेंशियल टाइम्स की स्टोरी है, ये साइमन क्लार्क, इनके एक बहुत क्रेडिबल जर्नलिस्ट है, इन्वेस्टिगेटिव, उन्होंने ये अबराज स्कैम को अनराइवल किया था, और उसके बाद फिर ये मुकदमा बना। उसके बाद $14 अरब की जो ये एक अबराज ग्रुप था वो कोलैप्स किया।
1 अरब डॉलर का खुद बोध यानी फाइनेंशियल फ्रॉड का इल्ज़ाम है आरिफ नकवी पे। तो ये साइमन क्लार्क बहुत सीनियर और बड़े प्रोफेशनल इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट हैं। इन्होंने जो चीज़ जाहिर की है वो ये की है कि जो वूटॉन का पैसा था वो इंडिविजुअल पाकिस्तानीज का नहीं था, वो अबराज कंपनी की तरफ से आया और एक अरब शेख जो है उसने $2 मिलियन दिए। कुछ हिस्सा एक इंसाफ ट्रस्ट के जरिए पीटीआई को मिला और बकिया हिस्सा उसका वूटन के जरिए मिला। तो जो एफिडेविट पीटीआई ने जमा कराया था कि ये तमाम पैसा हमने पाकिस्तानियों से जमा किया, जिसकी कोई हैसियत वैसे भी नहीं थी, क्योंकि कानून कहता है कि सिर्फ इंडिविजुअल पाकिस्तानी एक सियासी जमात की फंड कर सकता है। और जब आप किसी कंपनी के अकाउंट से पीटीआई के अकाउंट में पैसा ट्रांसफर करते हैं तो वो उस कंपनी का पैसा समझा जाएगा। कानून ये नहीं कहता कि उसके पीछे कौन है। जब कानून पाकिस्तानी कंपनी को इजाजत नहीं देता कि एक सियासी जमात को फंड करे, तो एक गैर मुल्की ऑफशोर कंपनी कैसे उसको फंड कर सकती है? तो फॉरेन फंडिंग के जुमरे में चला जाता है। फिर एक अरब शेख है जो अगर $2 मिलियन मुख्तलिफ जराए से पीटीआई को देता है तो वो तो पाकिस्तानी नेशनल तो नहीं है। कानून फिर क्या कहता है? कानून कहता है कि अगर सियासी जमात का फंडिंग पोर्शन भी अगर फंड आपका गैर मुल्की करे तो वो फॉरेन एडेड पार्टी कैटेगरी में चले जाते हैं। अब लेकिन इमरान खान साहब तो कहते हैं कि उन्हें इस बारे में इल्म नहीं, शेख नहान ने पैसे दिए उनको इसका इल्म नहीं, वूटन क्रिकेट क्लब के जरिए जो पैसे आए उसका भी उनको इल्म नहीं। ये उनकी टिपिकल वो है। देखिए मैं इसका जवाब देता हूं। इमरान खान ने ही तो एफिडेविट जमा कराया है आरिफ नकवी का। इमरान खान ही तो इस केस में रिस्पोंडेंट हैं। तो जो डॉक्यूमेंट उन्होंने जमा कराया है, जिस डॉक्यूमेंट में आरिफ नकवी कहता है कि ये तमाम पैसा मैंने पाकिस्तानियों से जमा कराया है, तो इनके इल्म में कैसे नहीं था? वो तो यही दावा कल तक कर रहे थे कि हमारे पास तमाम पाकिस्तानियों का पैसा है, पाकिस्तानी गैर मुल्की हमें फंड करते हैं। अब जब साबित हुआ कि वो अबराज का पैसा था और पाकिस्तानियों का नहीं था, तो अब वो इससे फरागत के लिए अपने ही जो जमा करदा सर्टिफिकेट है उससे भी फिर रहे हैं। लेकिन इसमें एक और पहलू है जो बहुत सीरियस है। वो बड़ा सीरियस पहलू आप समझिए। अबराज के ऊपर जो न्यूयॉर्क में केस है $1 बिलियन फ्रॉड का, आरिफ नकवी की जो एक्सट्रेडिशन है, वो पैसा जो अमेरिका से फंडिंग हुई अबराज की उस हवाले से है। अच्छा। अबराज का पैसा पीटीआई के फंड्स में, पीटीआई के अकाउंट्स में आना, ये अबराज के को इख्तियार नहीं था। ये कानूनी तौर पे एफबीआई अब इसकी तहकीकात करेंगी और उस कोर्ट में इस पैसे का हिसाब मांगा जाएगा। जब हिसाब मांगा जाएगा तो पीटीआई और उसकी लीडरशिप बशमूल इमरान खान फिर इस केस में जो न्यूयॉर्क में उसमें इन्वॉल्व होने का खदशा है। क्योंकि वो जाहिर है वो एक एक पैसा कहेंगे कि ये अमेरिका का पैसा था, ये तहरीक इंसाफ को फंड करने के लिए तो नहीं था, ये तो अबराज को दिया गया था सेहत के लिए, अस्पताल बनाने के लिए, तालीमी इदारों बनाने के लिए। वो पैसा जो ये तो स्टोरी साबित करती है से पैसा अबराज ग्रुप ने हासिल किया, अबराज को मिला, अबराज कंपनी ने आगे वो पैसा तहरीक इंसाफ पर लगाया। यही तो स्टोरी है, यही तो फाइनेंशियल टाइम्स की स्टोरी है कि $1.3 मिलियन और $2 मिलियन एक अरब शेख से आया। यही तो उसकी स्टोरी है कि वूटन में आया और वूटन के बाद ही वो पीटीआई में गया। उसने तो पूरी मनी ट्रेल निकाली हुई है, उसके पास तो ईमेल्स हैं, उसके पास तो वूटन की बैंक स्टेटमेंट्स हैं, उसने आर्टिकल में लिखा है। तो उसके पास तो पूरा प्रूफ है कि ये वूटन से गया है पीटीआई के पास। और वूटन के पास कहां से आया है? एक अरब शेख से आया है और अबराज कंपनी से आया है $1.3 मिलियन। जो $1.3 मिलियन आपके ख्याल में एफबीआई अमेरिका में जो केस चल रहा है वो नहीं पूछेगा भाई ये किस कानून के तहत ये जमात खत्म हो जाए, इसके खिलाफ एक्शन हो? जाहिर है हुक्मरान इत्तेहाद तो शायद इसीलिए भी बहुत ज्यादा प्रेशराइज कर रहा है कि अगर फैसला पीटीआई के खिलाफ आ जाता है तो फिर इलेक्शन कमीशन जो है ना वो हुकूमत को इत्तला देगा और हुकूमत रेफरेंस भेजेगा और हुकूमत पाबंद होगी उस पर अमल दरामद करने की। तो जाहिर है इन्हें तो खलबली इसीलिए मची हुई है कि इनकी हुकूमत है और इलेक्शन कमीशन रेफरेंस भेजे, उस पर एक्शन करें, इंप्लीमेंट करें और इनको चलता करें। ये भी तो एक बहुत बड़ी वजह है कि कह रहे हैं जल्दी फैसला आ जाए। देखिए मैं समझता हूं, मेरी जाती राय में इनको ज्यादा खतरा इस बात का है कि जो उनके ऊपर खुद इम्प्लीकेशंस है। मसलन जो ऑनरेबल जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब का जो आखिरी फैसला था जिसमें उन्होंने 30 दिन की कदगन लगाई कि इसके अंदर फैसला करें, अप्रैल 14 का डिटेल्ड जजमेंट है, तो फिर वो 30 दिन की कदगन खत्म कर दी इंट्रा कोर्ट अपील में। लेकिन बाकिया फैसला मौजूद है। बाकिया फैसले में मोजिस जज साहब क्या लिखते हैं
कि अगर प्रोहिबिटेड फंडिंग साबित होती है तो उसकी इम्प्लीकेशन ना सिर्फ पार्टी पे बल्कि उसके चेयरमैन पे भी पड़ेंगी। ये उन्होंने लिख के फैसला दिया हुआ है, वो फैसला आज भी होल्ड करता है। तो देखिए, ये इनको खौफ पार्टी का नहीं है, इनको खौफ अपना है। मैं सिर्फ ये इस्तदा करता हूं कि जो लोग भी इस घिनौने जराइम में मुलविस थे, मैं हमेशा से कहता आ रहा हूं कि अभी भी पूरी तहकीकात नहीं हुई, अभी भी जो इनके मुलाजमीन है उनके अकाउंट्स को नहीं खंगाला गया, अभी भी जो 2014, 15, 16 धरना तक जो मैसिव फंडिंग हुई उसकी इन्वेस्टिगेशन नहीं हुई। लेकिन फिर भी जो भी अभी सबूत सामने आए हैं उस पे फुल फोर्स ऑफ द लॉ लगना चाहिए, जो भी कानूनी लाभ हो सकता है वो होना चाहिए। और ये इससे बचने के लिए बड़ा खौफ पैदा करना चाहते हैं कि सियासी जमात पे पाबंदी लग जाएगी। पाबंदी लगाना मकसद नहीं है, पार्टी की इस्लाह करना मकसद है। बहुत बहुत शुक्रिया अकबर एस बाबर साथ थे। मुझे ब्रेक लेनी है नाज़रीन, वापस आते हैं एक वक्फे के बाद। नाजरीन, तुर्की के साहिल समंदर पर वो लाल शर्ट और ब्लू निक्कर वाले बच्चे की औंधे मुंह पड़ी लाश किसको याद नहीं। ये देखें मेरे पीछे, उस एक नन्ही लाश ने मुहज़्ज़िब दुनिया कहलाने वालों की तहजीब को बीच चौराहे नंगा कर दिया था। ये शामी बच्चा ऐलान कुर्दी था जो सितंबर 2015 में अपने ख़ानदान के साथ समंदर के रास्ते यूरोप में दाखिल होने की कोशिश के दौरान समंदर में डूब गया था। नन्हे ऐलान को स्मगलरों की तरफ से दी गई एक रबड़ की कश्ती में बिठाया गया था और ये कश्ती फिर तूफ़ानी लहरों में कहीं डूब गई और फिर अगले रोज़ ऐलान कुर्दी की नन्ही लाश को समंदर की लहरों ने लाकर तुर्की में बोदरम के साहिल पर फेंक दिया था। इस बच्चे की लाश की दुनिया भर में गर्दिश करने वाली तस्वीर आलमी ज़मीर के लिए एक बहुत बड़ा धचका और इंतहाई तकलीफ दे साबित हुई। नाजरीन, ऐलान कुर्दी ना ही आखिरी वो बच्चा था और ना ही आखिरी वाक़या। इस कहानी का दूसरा तकलीफ दे मंज़र हमारे पाकिस्तान में देखने को मिला। मुबैना तौर पर डेरा गाजी खान में सैलाब में बहती हुई एक बच्ची की लाश ने उन ज़ख्मों को दोबारा से हरा कर दिया जो ऐलान की तस्वीर को देखकर दुनियाए इंसानियत को लगे थे। एक दो रोज़ से हम देख रहे हैं सोशल मीडिया पर डेरा गाजी खान की एक मासूम बच्ची की लाश सैलाबी पानी पर तैरती नज़र आ रही है। ये मासूम बच्ची की लाश नहीं बल्कि दिहाइयों से इक़्तिदार से चिमटे हुक्मरानों की कथा है। ये लाश एक पाकिस्तानी नन्ही कली की नहीं बल्कि मुल्क में बेहिस ब्यूरोक्रेसी की है जो टैक्स तो इकट्ठा करते हैं लेकिन आज तक इस बारिशी पानी के लिए कोई निज़ाम नहीं बना पाए। नकासी आपके लिए नालायक और बेशर्म इन ज़िम्मेदारों की है। ये ज़िम्मेदारी जो कई सालों से हर साल इन बारिशों का इंतज़ार करते हैं और फिर ऐसी लाशों पर अफसोस करते हैं और फिर बरी ज़िम्मा हो जाते हैं। सैलाबी पानी में बहती हुई यह हव्वा की बेटी एक मासूम बच्ची नहीं बल्कि इक़्तिदार परवर, हवस परस्त और गरीबों को इक़्तिदार के ईवानों तक पहुँचने की सीढ़ी समझने वाले सियासतदानों का एक लाशा है। अफसोसनाक अमर यह है कि बलूचिस्तान, सिंध और पंजाब के इलाकों में इस वक्त सैलाब ने तबाही मचा रखी है और उधर वफाक और पंजाब में इक़्तिदार की जो म्यूज़िकल चेयर है इसका खेल उरूज पर है। ये पहला मौका नहीं है कि सैलाब ने तबाही मचाई है। 2010 से लेकर अब तक कई बार तकरीबन ऐसी सूरत हाल पैदा हो चुकी है। 2010 का सैलाब मैंने खुद डेरा गाजी खान, राजनपुर इन इलाकों में जाकर 1 महीना वहाँ पर रह कर कवर किया था। सैलाब तो दूर की बात है, अगर कराची या लाहौर में थोड़ी सी बारिश ही ज़्यादा हो जाए तो गाड़ियां सड़कों पर तैरती नज़र आती हैं। नदी नालों की तुग़यानी कई इंसानी ज़िंदगियों को निगल जाती है। हर दफ़ा बारिशों और सैलाबी सूरत हाल की पेशी खबर हुक्मरानों को मिल चुकी होती है मगर आज तक कभी भी अरबाब इख्तियार ने आवाम के जान और माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कोई पेशगी इक़दाम नहीं किए बल्कि आवाम को ऐसे नज़रअंदाज किया जाता है जैसे वो कोई ओछूत हों और उन्हें जैसे ज़िंदगी जीने का हक़ ही हासिल नहीं है। इक़्तिदार की खींचातानी में मसरूफ़ हुक्मरान और सियासी अकाबरीन के लिए सैलाबी पानी पर तैरती मासूम बच्ची की लाश एक बहुत ज़ोरदार तमाचा है जो नोहा कुना है कि कुर्सी है तुम्हारी, जनाजा तो नहीं है, कुछ कर नहीं सकते तो उतर क्यों नहीं जाते। क्या इक़दाम किए जा रहे हैं लोगों को रिलीफ देने के लिए, इसी पर मैं बात करूँगी
मुझे ज्वाइन करें डायरेक्टर डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी बलूचिस्तान फैसल पानाज़ई साहब। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया फैसल साहब। इस बार जो मॉनसून की बारिशें हैं, सबसे ज़्यादा जो तबाही मची है ये बलूचिस्तान में मची है। क्या लोगों को रिलीफ दिया जा रहा है? यकीन करें जब इस तरह की सूरत हाल पैदा होती है, तकरीबन हर साल ही ये पेशन गोई होती है कि सैलाबी सूरत हाल पैदा हो सकती है, तो ये लोग अपनी ज़िंदगियों से 15-20 साल बहुत पीछे चले जाते हैं। जो ज़िंदगी भर की जमा पूंजी होती है, कमाई की हुई होती है, वो सब पानी अपने साथ बहा कर ले जाती है। तो इस वक्त क्या सूरत हाल है बलूचिस्तान की और आप लोग क्या कर रहे हैं लोगों के लिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैडम, पहले तो मैं आपको जो है बड़ा शुक्रिया अदा करता हूँ कि एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो आपने रेज किया है। मैडम, इसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको सिनेरियो बता दूं कि पिछले 30-40 सालों से बलूचिस्तान में बिल्कुल इस तरह की बारिशें नहीं हुई, और जहाँ पे बहुत ज्यादा नुकसान हुए हैं उन एरियाज में हुए हैं जिन्होंने जो पानी की पुरानी गुजरगाह थी उन पे या तो घर बनाए हुए थे या गांव बनाए हुए थे। जैसे कि आपको पता है कि क्लाइमेट चेंज अभी वही पुराना पैटर्न जो पहले 60 साल में 40 साल में बलूचिस्तान में हुआ करता था, अभी ये पूरा अभी आप देख लीजिए, जैसे मैं डिपार्टमेंट से हमने इस तफसीली एक मीटिंग की थी कि अभी ये पूरा साल जो है बलूचिस्तान में बारिशें हो गई। अच्छा। और हमने ये देखा है कि ये ज्यादातर नुकसान उन एरियाज में हुए हैं जिन्होंने नालेज के ऊपर घर बनाए थे या कोई इंक्रोचमेंट की थी। लेकिन जब ऐसी पेशन गोई हो जाती है तो आप लोगों की आपको ज़ाहिर है इन्फॉर्मेशन तो होती है कि इन जगहों पर लोगों ने घर बना लिए हैं जहाँ से पानी गुजरता है, तो इन लोगों को ज़ाहिर है हिफाजती मकामात पर पहले ही पहुँचाना, महीना पहले बंदोबस्त कर लें, 2 महीने पहले बंदोबस्त कर लें, लोगों को वहाँ से हिफाजती तौर पर निकाल लें, कहीं महफूज मकामात पर मुंतकिल कर दें, या हम इंतज़ार करते हैं किसी सानहे का? मैडम, जैसे अब हमें ये मेट डिपार्टमेंट से मिली थी, हमने तमाम जितने भी हमारे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है उनको ये मसला हम लोगों ने भेज दिया था। खास तौर पे स्पेशली जो पिछले हमने देखा था, जो हमारा एक एक्सपीरियंस है या लेसन लर्न कर ले कि जो पिकनिक पॉइंट्स है, अक्सर उन दिनों में जो पिकनिक पॉइंट्स पे लोग जाया करते थे, ज्यादातर अमवात मतलब उन्हीं वो फ्लश फ्लडिंग में। बलूचिस्तान में तो आपको पता है कि पूरा जो है फ्लश फ्लडिंग है, यहाँ पे कोई रिवरियन का कोई ऐसा कोई निज़ाम या सिस्टम नहीं है हमारे पास। तो हमने जो है 144 लगा दिया था जो वो थे, और आपको पता है कि यहाँ पे स्केचर्ड पॉपुलेशन है। अगर एक घर आपको जो है 20 किलोमीटर में मिलेगा, अगर अगले 2 घर आपको जो है तकरीबन 100-200 किलोमीटर पे मिलेंगे। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि बलूचिस्तान गवर्नमेंट ने एकदम ही इस पे काबू पा लिया। जो हमारे लोग फंसे हुए थे, हमें पाक आर्मी की पूरी सपोर्ट हासिल थी, हमारी जो है FC की हमारी पूरी सपोर्ट हासिल थी, और जैसे कि तुर्बत में हुआ उनको एकदम रिहेबिलिटेशन सेंटर्स बनाए हैं कहीं पे? मैडम, ये होता है कि रिहेबिलिटेशन हमारा 3rd फेज है। बलूचिस्तान को कंटिन्यूसली जो 3 जून में, जुलाई में और अभी ये एंड में जो है हमें एक और जो ये अभी ये स्पेल आया हुआ है, तो हमारी जो पूरी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है और पूरी रिलायंस डिपार्टमेंट है हमारे, वो सारे जो है लगे हुए थे। हमारे दूसरे सूबों की तरफ से मदद भेजी जा रही है, विफाक मदद भेज रहा है, ज़ाहिर है लोगों को खाना पीना भी चाहिए, लोगों को सर जो है ना छुपाने के लिए टेंट भी चाहिए, लोगों ने रात में सोना भी है। तो इस तरह की जो इमदाद है सूबे भी कर रहे हैं दूसरे? नहीं, तो सूबे नहीं, लेकिन हमारे प्रोविंशियल गवर्नमेंट की पूरी सपोर्ट हमारे साथ है। जो डेथ कंपनसेशन जिनके हुए थे उनको हमारे जो है जो प्रोविंस की तरफ से जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट है उनके जो नहीं, तो जिनके अभी घर बार सब बह गया पानी में, उन लोगों को आप लोगों ने कहा 10 लाख रुपए उनको मिल चुके हैं, और मजीद भी उनकी जो असेसमेंट नहीं, जाहिर है 10 लाख का फौरी तो कुछ नहीं हो सकता। जिन लोगों के घर बार पानी में बह गए हैं उन लोगों को कहाँ पर रिहेबिलिटेशन, तो अभी आप कह रहे हैं अभी तो वो 3rd फेज है आप लोगों का, फौरी तौर पर लोगों को कहाँ मुंतकिल किया है? जो मुख्तलिफ हमने जो है कहीं कहीं पे जो बहुत ज्यादा लोग थे वहाँ पे हम लोगों ने कोई कैंप भी लगाया, जैसे कि लसफुल्ला में खुशनो का एक एरिया है, 200 फैमिलीज का हमने जो है वहाँ पे पूरा कैंप जो इंटरनेशनल SOPs होती है उसके मुताबिक जो है वहाँ पे डॉक्टर्स भी मौजूद है और उन लोगों को जो है वो देख भी रहे। तो इंशाअल्लाह ताला जो है मतलब एक पता है कि हमारा जो ये PDM है, प्रोविंशियल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, ये 2007 में जो है उसमें अगले हफ्ते भी ऐसी बारिशों की पेशन गोई है? जी, ये पूरा साल ही तकरीबन जो है ये क्लाइमेट मतलब उसमें जो है पूरा साल ही हमारे पास बारिशें भी है, मतलब ये खुशहाली का साल है। और
तो ये हमें वैसे ये खुशहाली का साल है लोगों की, लोगों को हम सफर कर रहे थे मैडम ड्राउट का, हाँ। पूरा बलुचिस्तान हमारा, आपको पता है कि ड्राउट तो एक ऐसा वो साइलेंट है कि वो लास्ट पैरामीटर्स पे हम आ गए थे। हमारे लोगों के जो है यहाँ पे तो कोई और इंडस्ट्रीज नहीं है, हमारे लोगों का गुजर बसर जो है हमारे बागात पर होता है। यहाँ पे माल मवेशी होते थे, तो हमारे पास बिल्कुल जो है ना कोई ऐसी चरागाह रह गई थी। हम सफर कर रहे थे ड्राउट, और हमारा ड्राउट कंटीजेंसी प्लान भी हमने तैयार कर लिया था। उसके बावजूद बस ये होता है कि मानसून, अभी हम जो है पीडीएमए जो है प्री पोस्ट डिजास्टर दोनों पे काम करता है, और अभी इंशाल्लाह ताला स्पेशली हमें इंस्ट्रक्शंस भी दी है इन लोगों की रिहेबिलिटेशन का, ठीक और जो फर्दर जो हमारी कंपनसेशन पॉलिसी है, इन लोगों के जो जो नुकसानात हुए इंशाल्लाह गवर्नमेंट उनको कंपनसेट करेगी। बहुत शुक्रिया फैसल डायरेक्टर डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी बलूचिस्तान, बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन, हमारे प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया है, फीडबैक दीजिएगा, अपना ख्याल रखिएगा, मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।